हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जुडिशरी में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी फ़िल्टर आउट कर देते हैं जो भी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। क्योंकि अगर हम देखें कोई सा भी आप उठाइए एक्ट, जैसे सीपीसी या सीआरपीसी, तो सारे सेक्शंस इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कुछ सेक्शन हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब जैसे हम बात करें सीपीसी की, तो हम देखते हैं कि डिक्री जो है उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिक्री से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो कंपैरेटिवली जैसे 2-2 है वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे डेफिनेशंस की ही बात कर लें तो उसमें 20 डेफिनेशन दी गई हैं, पर 5-6 डेफिनेशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबके पास लिमिटेड टाइम होता है और उसमें हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो कि फ्रूटफुल हैं। तो इस पर्पज़ के साथ हम जुडिशरी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टेट वाइज हम पेपर लेंगे और स्टेट स्पेसिफिक भी हम देख लेंगे आंसर्स उनके, और ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा जो मेन सब में जो कॉमन है उन पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम महाराष्ट्र के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का पेपर। तो 2022 के पेपर से हम शुरू कर रहे हैं और इसके बाद हम अदर जो भी पेपर हुए हैं उनको एक एक करके लेंगे। आज हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें आप देखोगे कि आईपीसी में इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, सीपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन मिलेंगे, सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंड इसके साथ ये आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्म होते हैं। तो आप जब रीड करेंगे सेक्शंस को, बेयर एक्ट्स को, तब आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो टाइटल से पूछे गए हैं और ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो डेप्थ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि एज गिवन इन सेक्शन 53 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 द ऑफेंस अंडर द फॉलोइंग सेक्शन इज कोग्निजेबल। तो पूछा गया कि इनमें से कोग्निजेबल कौन सा ऑफेंस है, कौन से सेक्शन के अंदर कोग्निजेबल ऑफेंस है। तो सेक्शन 53 जो है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल का, वो बात करता है कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 10 शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। सेक्शन 10 में तो नॉन कॉग्निजेबल, और ऑफेंस अंडर सेक्शन 17, 18, 19, 21, 29, 30 और 31 में जो है वो कॉग्निजेबल है, जिसमें से यहाँ पे सेक्शन 17 जो है वो यहाँ दिया गया है। तो ये आंसर है, इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। अब ये क्वेश्चन कोई लॉ स्टूडेंट नहीं भी है तो भी वो इसको सही कर देगा, क्योंकि प्रियम्बल है वो लगभग सभी ने पढ़ी हुई होती है। तो वो क्या बात करता है, तो हम जानते हैं कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है। तो सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट बेल। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट बेल जो है उसके लिए प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो सीआरपीसी के सेक्शन यहाँ पे 167 के 2 में ये दिया गया है। तो सेक्शन 167(2) ऑफ criminal procedure code, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे दी गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे पार्ट 4A में दी गई हैं और आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से।
नेक्स्ट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पे नियुक्त करते हैं। The president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India. Protection of life and personal liberty. तो ये क्या है? तो यहाँ जो लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं वो भी इन क्वेश्चंस को इजीली कर देंगे। आर्टिकल 21 जो है उसकी बहुत बात की जाती है। आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पे बात करता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है पर्सनल राइट, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट है प्लीडिंग। प्लीडिंग मीन्स, तो प्लीडिंग कहाँ पे गिवन है? तो जो ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 उसके रूल 2(1) में गिवन है और ये बात करता है स्टेटिंग मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। तो ये इसका आंसर होगा। Every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material fact on which the party pleading rely for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. तो evidence यहाँ पे नहीं होगा, not evidence. Next है in which transfer right to enjoy such property transfers. तो TPA का क्वेश्चन है ये। सेक्शन नंबर 105 जो है टीपीए का वो बात करता है कि ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसफर ऑफ ए राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर ए सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और इन परपेचुइटी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और ऑफ मनी, ए शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और एनी अदर थिंग्स of value to be rendered periodically or on specified occasion to the transferee by the transferee who accept the transfer on such terms. तो in which transfer? लीज में। तो लीज आंसर होगा। अगला है एज पर सेक्शन 96 ऑफ IPC नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द order of senior officer, right of private defense, power of military officer, power conferred by the state government. तो जब हम IPC पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर IPC आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ पे आप जो आंसर जो लगाओगे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लगाओगे, क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि खुद की प्रतिरक्षा में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, खुद की प्रतिरक्षा के लिए यहाँ पे जो ऑफेंस अगर कर दिया हो तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता। तो बी जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। बी आंसर होगा। सॉरी मैंने ए लगा दिया। Right of private defense, section 96 of IPC nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द प्रपोजिशन इज करेक्ट। तो यहाँ आप देखोगे ना तो 100 क्वेश्चन से इनमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, यानी आपने लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आप कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द प्रपोजिशन इज करेक्ट, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ठीक लग रहा है पढ़ के। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, हाँ ऐसा होगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा, कॉमन से बात दिख रही है, तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे डी, ऑल द अबव। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 33 ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द एरिया ऑफ बिरहन मुंबई इज। तो 11 का आंसर होगा सी। अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक को नहीं देखेंगे इतना। Which court shall have power to issue direction in case of violation of fundamental rights? तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं सीधा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन है, इनको आप
अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा तो भी आप कर सकते हैं। अब अगला है प्रोविजन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। कॉमन ऑब्जेक्ट का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 149 ऑफ द आईपीसी। Section 149 of IPC, if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that ऑब्जेक्ट, एवरी पर्सन जो कि उस ऑफेंस के टाइम, यानी वो ऑफेंस जब कमिट हो रहा था उस टाइम मेंबर था असेंबली का, वो गिल्टी होगा उस ऑफेंस का। तो सेक्शन 149 इसकी बात करता है। तो इनको यहीं पे याद कर लेना, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएगा तो स्टैटिक ही रहेगा, क्वेश्चन चेंज तो होगा नहीं। इसी तरीके से पूछा जा सकता है, या दूसरा तरीका ये है कि यूँ पूछ सकते हैं कि सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी डील्स विद, या फिर पूछ सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन, तो 149 है, ये चेंज नहीं होगा। अगला है वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन इज डिफाइंड इन, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, इनको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा है कि अब हम करेंगे तो आपको एकदम से सेक्शन पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में अगर देखोगे तो सारे सेक्शन सेम लगेंगे कि 323, 24, 25, 26 एक साथ दे दिए, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो आप स्पेसिफिकली पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा सेक्शन 326। अब ये हमारा बेयर एक्ट है आईपीसी का। इसमें आप देखोगे कि 149 जो सेक्शन है, जिसका क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है कॉमन ऑब्जेक्ट वाला, तो देखोगे कि टाइटल से ही काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अब कॉमन ऑब्जेक्ट पूछा है तो आप देखोगे 149 में एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो 149 इम्पोर्टेंट हो गया। इस तरीके से आप अपने बेयर एक्ट में जो टाइटल दिए हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो पता चल जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने देखा कि 326 जो है वो सेक्शन पूछा गया है, तो 326 को देखते हैं हम, क्योंकि ऐसे एक साथ याद करोगे तो याद नहीं होंगे, क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ही याद होंगे। अब देखो ये रहा 326, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, तो डेंजरस वेपन वाला पूछा था इसलिए 326 था, और अगर पूछते एसिड तो फिर यहाँ पे 326 ए हो जाता। तो देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अब वर्ड्स हैं वो इतना ध्यान में रखने हैं, जैसे 324 है, इसमें भी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स दिया है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट हमारे क्वेश्चन में ये वाला वर्ड था, इसलिए हमारा आंसर 326 होगा, ना कि 324। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिनेशन ऑफ मॉर्टगेज इज गिवन इन, अब ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में मॉर्टगेज की डेफिनेशन दी गई है। तो टीपीए जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके सेक्शन नंबर 58 में दी गई है ये, तो ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द प्रोविजन ऑफ द पीनल कोड अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, तो जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कि जब आप बेयर एक्ट को लाइटली भी रीड करेंगे ना तो वहाँ आप देखोगे कि दिया गया है कि आईपीसी है वो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया पे भी लागू होगी, तो डी है वो आंसर हो जाएगा हमारा। और ये भी देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर 4 है, इसमें दी गई है ये। साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि हम बेयर एक्ट से भी देख लें ताकि चीज़ें हैं वो ज़्यादा इजी हो जाएं।
अब गिवन है यहाँ पे कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब यहाँ देखेंगे हम, तो दिया गया है कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे कहाँ लागू होगा आईपीसी। फर्स्ट ही दिया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसके अलावा एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, या फिर एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। और the word offense include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। एंड द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स से मीनिंग है यहाँ पे हमारा जो IT एक्ट है 2000, उसके सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 2 में इसकी मीनिंग दिया गया है। और इलस्ट्रेशन दिया है कि अगर कोई इंसान है ए जो कि इंडिया का सिटीजन है, एक मर्डर करता है युगांडा में, तो उसने इंडिया से बाहर मर्डर किया तो भी उसको ट्राई किया जा सकता है, एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड। तो जब आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका सेक्शन नंबर 35 खोल के देखोगे आप, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन गिवन है। और ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। अगला है इन विच चैप्टर ऑफ द आईपीसी जनरल एक्सेप्शंस आर गिवन। तो ये आईपीसी का बेयर एक्ट है, इसमें चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में जनरल एक्सप्लेनेशन है, और हमें क्वेश्चन पूछा है जनरल एक्सेप्शंस, तो ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद आप देखोगे कि थर्ड नंबर है वो पनिशमेंट से रिलेटेड है, और चैप्टर 4 है ये जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर नंबर 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइटल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि टाइटल हम ऐसे सोचते हैं जब हम पढ़ते हैं उस टाइम की इतना यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन जब सारे एक्ट सब कुछ पढ़ लेते हैं तो इतने सारे मटेरियल से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इजी क्वेश्चन भी टफ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? तो ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप स्लीपिंग पार्टनरशिप बोलते हैं, या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या नो पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप एट विल। तो उन्होंने यहाँ पे कोई भी प्रोविजन कुछ बनाया नहीं है, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल, यानी अपनी इच्छा पे यहाँ पे पार्टनरशिप उन्होंने करी है। तो डी आंसर होगा यहाँ पे। सेक्शन नंबर 7 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में बात करता है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की नहीं है उनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अगला है कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज विद। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्या हाई कोर्ट के पास है, या पार्लियामेंट के पास है? ए एंड बी अबव। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 368 अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाना, उसमें आर्टिकल 368 देखना, इसमें दिया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन करता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 360 और अमेंडमेंट करने की काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, स्पेशल मेजोरिटी से सिंपल मेजोरिटी, तो ये सब वहाँ पे गिवन है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पूछते हैं, आर्टिकल पूछ लेते हैं 368, या फिर यहाँ पे सीधा पूछ लिया कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि टाइम वहाँ पे लिमिटेड होता है, और क्वेश्चन इतना भी ज़्यादा क्वेश्चंस को टफ नहीं बना देते कि स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाएँ। सो 20 कुछ क्वेश्चंस ज़रूर टफ होते हैं टोटल में से, जैसे 100 हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन काफ़ी टफ भी मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एंड मॉडरेट सा पेपर होता है, तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज विद पार्लियामेंट आंसर होगा। आर्टिकल 368(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन
this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. अगला है कि आर्टिकल 121 एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है। तो लिमिटेशन एक्ट को आप खोलोगे, उसमें आर्टिकल 121 देखना, वहाँ पे गिवन है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट इज 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अबेटमेंट। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेटमेंट बाय द पर्सन। तो डाइंग डिक्लेरेशन टर्म आपने देखी होगी इंडियन एविडेंस एक्ट में, वहाँ पे कि डाइंग डिक्लेरेशन किया जाता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन है ये जो स्टेटमेंट है वो किसी इंसान के द्वारा कब किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि बिफोर पुलिस ऑफिसर ओनली, बिफोर डॉक्टर ओनली, एज टू कोज ऑफ हिज डेथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एज टू कोज ऑफ हिज डेथ। तो मरते टाइम वो अपनी डेथ का कोज जो बता के जाता है। तो ये आंसर होगा 22 के में सी। सेक्शन 32, सेक्शन 32 देखना इसके लिए, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल और रिलेवेंट फैक्ट, यानी रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, ऑफ रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following case when it relate to cause of death, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of that person's death comes into question. Such a statement are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made, under exception of the death and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death come into question। तो आपको यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि इतने सारे सेक्शन कैसे याद होंगे, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा, शुरू करने पे ही याद होंगे और टाइम लगेगा, लेकिन बार बार जब इनको देखोगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन से यहाँ पे सेक्शन इम्पोर्टेंट है, फिर आप एलिमिनेट भी कर पाओगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है डिक्री का क्वेश्चन। डिक्री का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता ही मिलता है। जो सीपीसी है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, इसके सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है। तो 2(2) में गिवन है डिक्री, उसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं कि डिक्री है वो कहाँ डिफाइन है, फिर है कि डिक्री किस टाइप की होती है, प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, फिर है कि डिक्री कब लागू नहीं होती है, तो 2 कंडीशंस भी गिवन हैं। तो यहाँ दिया है कि डिक्री में बी प्रिपेयर्ड विद इन 1 year ऑफ पासिंग द जजमेंट, प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग द जजमेंट, आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, नन ऑफ द अबव। तो आप 2(2) पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24। एक बार हम 2(2) को देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स को जो है सबसे टफ जो लगता है वो सीपीसी लगता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर्स वगैरह हैं, उनको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ आप सेक्शन देखते जाइए और याद हो जाएगा। देखो 2 सेक्शन है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, इसमें 2 के 2 में देखो डिक्री को डिफाइन किया गया है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint,
इंक्लूड करती है रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करती, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाई एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। डिक्री है वो प्रिलिमिनरी होती है जबकि उसमें और प्रोसीडिंग होनी बाकी है, और वो फाइनल होती है जब वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। इट में बी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो हमारा आंसर यहाँ है आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। अगला क्वेश्चन है कि प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज गिवन इन, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज कहाँ पे दिया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज जो है वो सेक्शन 111 टीपीए का जो है उसमें दिया है, आप खोल के देख लेना सेक्शन 111 टीपीए का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस कौन सा यहाँ पे करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। फाइन अगर यहाँ पे नहीं देते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे 4 प्रपोजिशन दिए गए हैं। पहला है कि फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ वेयर द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। नेक्स्ट है फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स वेयर द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। एंड थर्ड है फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइनल shall not exceed 200 rupees and for any term not exceeding 2 months where the amount of fine shall not exceed 500 rupees। यहाँ पे जो 25 का जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 67 देखना पड़ेगा इसके लिए आईपीसी का, तो ये बेयर एक्ट है आईपीसी का। imprisonment for non-payment of fine when offense punishable with fine only. If the offense be punishable with fine only, the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say, any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees, एंड फॉर एनी टर्म 6 मंथ्स की बात करते हैं इन एनी अदर केस। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। तो इससे आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मंथ अगर चेंज कर दें 4 मंथ कर देंगे तो हम यहाँ पे 100 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो एविडेंस जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि एविडेंस है वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। तो सेक्शन 3 जो है साथ में आप बेयर एक्ट रख सकते हैं और उसको खोल के देख सकते हैं कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस and all documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence। अगला है कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ द शेड्यूल ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर। तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सूट्स। अगला है कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ दी गई है। तो आपको पता है 7वीं जो अनुसूची है उसमें यहाँ पे हमारी समवर्ती सूची दी गई है, तो आंसर हो जाएगा डी। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अगला है इन व्यू ऑफ अमेंडमेंट इन द ईयर 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 हैज़ बीन अमेंडेड। एसआरए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। In view of amendment in the year 2018, which of the following objects of SRA amend किया गया? Grant of specific performance as an exception, grant of specific performance as a general rule, awarding damage as a general rule, awarding damage as an exception। तो हमारा आंसर यहाँ पे है बी, grant of specific performance as a general rule। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है बाय विच कैलेंडर रेंट शैल बी रिकवर्ड। तो ये आंसर होगा यहाँ पे ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे अरेस्ट एनी पर्सन एज पर सेक्शन 44 ऑफ CRPC
1973 सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 44 देखें, वहाँ पे दिया है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, when any offense is committed in the presence of a magistrate even beyond his local jurisdiction A and B above and it is not the job of the magistrate। तो इसका आंसर 31 का होगा ए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को एज पर सेक्शन 44 ऑफ द सीआरपीसी। When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive या फिर judicial magistrate within the local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody। तो देखो ऐसे सीआरपीसी करोगे ना तो सेक्शंस को करते जाओगे, पता नहीं चलेगा कौन सा इम्पोर्टेंट है। पर अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया कि सेक्शन 44 है, वो ये बात करता है, तो अब ये आपको याद भी रहेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला है कि प्रोविजन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन कहाँ पे गिवन है सीआरपीसी में। सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 55 है वो बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन की। सेक्शन 55 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक डिटेंशन एंड रिलीज भी है, लेकिन यहाँ पे बात करिए अरेस्ट एंड डिटेंशन की। तो जब हम सीपीसी हमारा देखेंगे उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, सीपीसी जब खोल के देखेंगे तो टाइटल से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें मिल जाते हैं। देखो अरेस्ट एंड डिटेंशन तो 55 पे दिया गया है ना अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो बेयर एक्ट के यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये डिटेंशन एंड रिलीज है वो 58 में है। तो जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे आप, कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे सिंगल की बुक से मैंने लिए हैं क्वेश्चन, तो जैसे ये बुक आप कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन जो है जो आपको एग्ज़ाम देने लायक बना देगा, इतना आपका प्रिपेयर हो जाएगा और आपको सेक्शंस भी पता चल जाएंगे कि कौन से फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। As per section 29 of CRPC, the court of magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding। तो ये बताना है आपको सेक्शन नंबर 29 के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर होगा हमारा 3 years। नेक्स्ट है द कोर्ट में अटैच प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड अंडर, तो ये सेक्शन 83 के अंडर, तो सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी 1973, द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग at any time after the issue of the proclamation order the attachment of any property movable or immovable or both belonging to the proclaimed person। तो 34 में हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं सेक्शन, अब सीआरपीसी में जैसे सेक्शन 44 इम्पोर्टेंट हो गया, सेक्शन 83 इम्पोर्टेंट हो गया, फिर आप और पेपर करते जाओगे वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस मिलते जाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी प्रीमाइस मीन, तो ये पूछा है क्वेश्चन महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट से, रेंट फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अब ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी कि कॉमन सेंस से कर सकते हो, अब यहाँ दिखा है कि रेंट फिक्स्ड बाय द कोर्ट, रेंट फिक्स्ड बाय द टेनेंट, रेंट फिक्स्ड एज पर शेड्यूल, अब ऑल द अबाउ। तो स्टैंडर्ड रेंट की बात कर रहे हैं तो ये टेनेंट के द्वारा भी नहीं हो सकता। शेड्यूल, कैसा शेड्यूल, अब अगर देखो तो इसमें मोस्ट सुटेबल लगेगा ए, तो ऐसे क्वेश्चन बिना पढ़े भी कर सकते हो। व्हेन सब टेनेंट्स कैन बिकम टेनेंट्स, कब बन सकते हैं सब टेनेंट, यहाँ पे टेनेंट 36 का आंसर होगा, आंसर डी है यहाँ पे। ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल का क्वेश्चन है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ ए टेनेंट ऑफ एनी प्रीमाइस इज डिटरमाइंड फॉर एनी रीजन एनी सब टेनेंट टू होम द प्रीमाइस हैव बिकम लॉफुली सबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
तो ये कहाँ दिया गया है? एसआरए जो है हमारा स्पेशल रिलीफ एक्ट, उसका सेक्शन नंबर 20 डील करता है इससे। तो जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेयर एक्ट उठा के देखोगे, उसमें सेक्शन 20 देखोगे तो वहाँ पे गिवन है ये सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगला है अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 1973 एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय ए informant, पुलिस ऑफिसर, सीनियर क्लर्क ऑफ कोर्ट एंड नन ऑफ द अबव। 38। तो ये वाले क्वेश्चन है जिसको आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो देखो इस चारों में से आपको क्या आंसर लग रहा है? तो आंसर बी जो है यही सही है इसका, कि सेक्शन 62 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू such rules as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इज गिवन इन, कहाँ पे दिया गया है ये? लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में दिया है। अब ये अपने बेयर एक्ट में जो ये सेक्शन है इन पे आप निशान लगा लेना, स्टार बना लेना, उससे पता चल जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो यहाँ पे बात करता है प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले की। अगला है ऑर्डर 5 रूल 20 सीपीसी का किस बारे में बात करता है? अब 51 ऑर्डर दिए गए हैं सीपीसी में। अब ऐसे सारे सब कुछ तो याद नहीं हो सकते, तो इम्पोर्टेंट देखने हैं। अब सीपीसी खोल लेंगे, ऑर्डर 5 का रूल नंबर 20 देखेंगे। ये है ऑर्डर 5 इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स, इश्यूज ऑफ समन्स। 20 देखो सब्सटीट्यूटेड सर्विस के बारे में बात कर रहा है। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस व्हेन सर्विस सब्सटीट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, सी नंबर ऑप्शन में सब्सटीट्यूटेड सर्विस दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ। 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे। डॉक्यूमेंट में देखो आप एविडेंस एक्ट को खोल के देखोगे, इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसके सेक्शन 3 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर आपके मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, लेटर, फिगर, मार्क्स सब आएंगे। तो ऑल द अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप ऊपर से भी पढ़ लोगे ना एक बार तो भी सही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चन नहीं है। अब हो सकता है आपको जैसे ऑर्डर्स वाले में लग सकता है कि यार इतने ऑर्डर्स कैसे याद होंगे, सारे याद भी नहीं करने और ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जितने सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं उतने जैसे कोई इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेजर रोल प्ले करेंगे इसमें। 42 every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor is called। every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor is called, इसको क्या बोलेंगे? 42 के अंदर आंसर होगा। देखो डिफीट और डिले करने के लिए तो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर वैलिड ट्रांसफर तो नहीं होगा, वॉइडेबल भी नहीं, फ्रॉडुलेंट होगा डिफीट और डिले करने के लिए। तो 42 के में डी आंसर हो जाएगा। जब आप टीपीए एक्ट खोलोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका सेक्शन नंबर 53 खोल के देखना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। Every transfer of immovable property made with intent of defeat or delay the creditors of the transferred shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 65 पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट वेयर इन बेस्ड ऑन टाइटल इज। 43 का जो है लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन, कि लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 खोल के देखना, वहाँ पे इसका आंसर आपको 12 ईयर्स मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे इशू सर्च वारंट इफ ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस। 44 के में ए होगा। सीआरपीसी का 97 का सेक्शन खोल के देखना, वहाँ पे दिया गया है कोई कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हैज़ रीज़न टू बिलीव कि उसको लगता है दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस, तो वो सर्च वारंट है वो इशू कर सकता है सेक्शन 97 में। तो देख सकते हैं, देखो सेक्शन 97 इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे सीआरपीसी का। फिर है वारंट केस। वारंट केस क्या होता है? वारंट केस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड लाइफ ओनली, and a case relating to an offense punishable with the imprisonment for a term exceeding 2 years only। नहीं, यहाँ पे बेस्ट सुटेबल ए है और ए आंसर होगा। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 2 देखेंगे 210 में, वहाँ पे आपको वारंट केस का पूरा डिटेल से दिया गया है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप ऊपर से भी देखेंगे तो इनको कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच कोर्ट इज कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय किसको कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और आर्टिकल 129 में ये गिवन है। आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगला है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन। तो कौन से इंसान के फेवर में नहीं किया जा सकता? 47 का, who has obtained substituted performance of contract under section 20, who has become capable of performing the contract, who does not fail to prove that he has performed the essential terms of the contract, and all the above। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सारे एक्ट का सेक्शन नंबर 16 देखना, उसमें दिया है कि सेक्शन 16 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, specific performance of a contract cannot be enforced in favor of a person who has obtained a substituted performance of contract under section 20, and second है who has become incapable of performing or violates any essential terms of the contract that on his part remains to be performed, or act in fraud of the contract, or willfully act at variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract, or C, who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him other than terms of the performance of which has been prevented or waived by the defendant। तो इसको पढ़ोगे, आंसर नंबर ए टिक कर देना। द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो SRA एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके सेक्शन 27(2) में गिवन है, 3-4 कंडीशन दी गई हैं, तो उनके बेसिस में आंसर सी होगा यहाँ पे। वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सोट टू बी रिसेंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी आंसर होगा। इसके अलावा जो आंसर हैं इसमें 4 यहाँ पे गिवन है। 4 फर्स्ट है, वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली or implicitly ratified the contract where owing to the change of the circumstances which has taken place since the making of the contract the parties cannot be substantially distorted to the position in which they stood when the contract was made, and when third parties have during the substance of the contract acquired right in good faith without notice and for value, and फोर्थ वाला जो हमने टिक किया है ये दिया गया है सी में जो है ना ये। नेक्स्ट है, मैंडेटरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड।
तो SRA का सेक्शन 39 खोलना, उसमें दिया है सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स विच द कोर्ट इज कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग, द कोर्ट में इन डिस्क्रिशन grant an injunction to prevent the breach complained of and also to compel performance of the requisite acts. When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts. Next है the landlord shall be entitled to inspect the premises let or given on license. तो यहाँ पे आंसर जो है 50 के में हो जाएगा बी, एट ए रीजनेबल टाइम आफ्टर गिविंग प्राइवेट नोटिस टू द टेनेंट, क्योंकि ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल जो एक्ट है उसका क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बी आंसर है। अब मैसने प्रॉफिट शैल नोट इंक्लूड, देखो CPC खोलेंगे, उसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है और 212 में दी गई है इसकी डेफिनेशन, और वहाँ स्पेसिफिकली दिया गया है कि क्या इंक्लूड नहीं करेगा, ये इंक्लूड नहीं करेगा इम्प्रूवमेंट मेड बाई द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, ये आंसर हो जाएगा। अब चीज़ें एक बार तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन एक बार कर लोगे फिर इजी हो जाएगा। मैथ्स ने प्रॉफिट्स यहाँ पे दिया है और दिया है कि शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, तो यही पूछा है यहाँ पे। अब देखोगे आप यहाँ की 20 डेफिनेशन दी गई हैं, इसमें कम से कम 5-7 डेफिनेशन ऐसी है जो पूछी जाती है। जैसे डेफिनेशन दिया है तो कोड नहीं पूछा जाता, डिक्री पूछा जाता है, डिक्री होल्डर भी पूछ लेते हैं, फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट गवर्नमेंट प्लीडर भी पूछ लेते हैं, जजमेंट पूछ लेते हैं, जजमेंट डेटर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इसने प्रॉफिट भी पूछ लेते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है 214 एंड प्लीडर इंपॉर्टेंट है एंड पब्लिक ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे रिपीटेडली पूछी जाती है। The pliha of alibi is admissible. Pliha of alibi is admissible as per the section 11 of Indian Evidence Act. स्टैटिक चीज़ें हैं, बार बार करोगे याद हो जाएंगी, एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 शैल इन द फर्स्ट इंटेंस अप्लाई टू प्रेमिसाइज लेट फॉर द पर्पज ऑफ द रेजिडेंस एजुकेशन बिजनेस ट्रेड और स्टोरेज इन द एरिया स्पेसिफाइड इन, आंसर होगा शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर मनी पेएबल फॉर मनी लेंट एज पर आर्टिकल 19 इज, तो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 19 देख लेना, लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 19 वहाँ पे गिवन है 3 ईयर, सी आंसर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, दिया गया है जितने ईयर दिए वही आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मीनिंग होगा, पर्सन हु असर्ट्स मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट, पर्सन अगेंस्ट होम एलिगेशन आर लेवल्ड मस्ट प्रूव दैट द एलिगेशन आर फॉल्स, पर्सन हु हैज़ द एविडेंस विद हिम, आंसर होगा यहाँ पे ए, 55 के में ए आंसर होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 101 खोल के देखना, वहाँ पे लिखा गया है कि whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those fact exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. अगला क्वेश्चन है कि वेयर ए पर्सन इन द टाउन ऑफ बॉम्बे डिलीवर टू ए क्रेडिटर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी with intent to create a security there on the security there on the transaction is called, इसको बोलेंगे mortgage by deposit of title deeds। सेक्शन नंबर 58 जो है TPA का उसमें ये दिया है, बॉम्बे की जगह यहाँ पे हो सकता है कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज गिवन इन,
इसका आंसर होगा ए। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन है एवरी एग्रीमेंट इज ए रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज। 58 में आंसर होगा वॉइड। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि सी का मर्डर करने के लिए और बी मना कर देता है ऐसा करने से, तो ए है वो किस चीज का गिल्टी है? तो ए है उसने बी को उकसाया है कि सी का मर्डर करो, तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके लिए सेक्शन 108 जो है आईपीसी का वो आप देख सकते हैं, अबेटमेंट गिवन है वहाँ पे। हु गिव्स ओथ टू द गवर्नर, गवर्नर को ओथ है वो कौन दिलाता है? तो गवर्नर को जो ओथ है वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 159 टॉक्स अबाउट दिस। Which of the following proposition is correct? To disclose to the buyer any material defect in the property. To produce to the buyer on his request for examination all document or title relating to property. To pay all public charges and rent accrued due in respect of the property up to the date of sale. तो देखो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन सेंस से होंगे, इसमें आपको कोई भी गलत नहीं लग रहा होगा, तो डी है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेस गेस्टे मीन्स 62 का क्वेश्चन है। फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट प्लीडिंग इन प्लीडेड इन प्लीडिंग, ऑल द अबव। आंसर होगा बी फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 6 देखना, वहाँ पे दिया गया है कि फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at a different time and place. Next question है कि provision for execution of decrees and order is given in। तो यहाँ पे ये जो है सीपीसी का बेयर एक्ट है, इसका ऑर्डर 21 है, इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर टाइटल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर होगा ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 1908 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है 64 का डिफेंडेंट हैज़ टू फाइल हिज रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, द डेट ऑफ हिज अपीयरेंस इन द कोर्ट, द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ वकालतनामा, नन ऑफ द अबव। तो 64 का जो है इसमें ए आंसर होगा द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 8 जो है ऑर्डर 8 एंड रूल 1 सीपीसी का, उसमें यह बोला गया कि डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम present a written statement of his defense provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days he shall be allowed to file specified by the court for reasons to be recorded in writing but which shall not be later than 90 days from the date of the service of summons। तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन पे उसको यहाँ पे फाइल करना होगा। अगला क्वेश्चन है एज पर फॉलोइंग सेक्शन टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी कंपल्सरली रजिस्टर्ड। 65 का क्वेश्चन, इसमें सेक्शन 55 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। अगला क्वेश्चन है हु एवर does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing। 66 के में क्या आंसर होगा? डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, wrongfully, बी एंड सी अबव। 66 के में आंसर होगा ए। आईपीसी का सेक्शन नंबर 24 आप देखना, उसमें दिया है कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। अभी यहाँ पे आपको लग सकता है एग्जाम में लग सकता है क्वेश्चन कि बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी लग रहा है,
बी एंड सी भी टिक कर सकता है कोई, तो इसका आंसर होगा डिसऑनेस्टली। 67 का है, नो इंजेक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन ए सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इन्वॉल्विंग ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू। 67 के में आंसर होगा no injection shall be granted by a court in a suit under specific relief act involving a contract relating to private project work, domestic, very old and infrastructure project। डी आंसर होगा 67 में। सेक्शन 20A ऑफ SRA बोलता है कि नो इंजेक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन ए सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल वेयर ग्रांटिंग इंजेक्शन वुड कोज इम्पेडिमेंट और डिले इन द प्रोग्रेस और कंप्लीटेशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अंडर द provision of sale of goods act it is the duty of seller to accept and pay for them to deliver the goods and A and B above and none of the above। 68 के में तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 31 बात करता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट सेलर की जो ड्यूटी है वो है टू डिलीवर द गुड्स। बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट। पहला है कि ऑल द फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस इंक्लूडिंग कंटेंट ऑफ document। Second है primary evidence means the document itself produced before the court। Third है fact admitted need to be proved। Fourth है confession before police is admissible in court। 69 के में आंसर करना है। तो देखो सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में, और आप देखोगे तो प्राइमरी एविडेंस क्या होंगे भाई। प्राइमरी एविडेंस ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इट सेल्फ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। बी जो है वो आंसर है इसका यहाँ पे। अगला है कि कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट है। फर्स्ट है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। सही बात है। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law। Nothing is an offense which is done by any person by accident। ये भी सही है। तो कुछ भी आप में इसमें एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, तीनों ही बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। ये प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं पर ये ज़्यादातर इजी ही मिलते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट। पहला है वेयर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट ऑब्टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द SRA 1963। A contract the performance of which involve the performance of continuous duty which the court cannot supervise। A contract which is in its nature not determinable। 71 में बात करें तो SRA का सेक्शन 14 देखें, वहाँ पे दिया है सेक्शन 14 ऑफ SRA द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कौन से वाले। फर्स्ट है वेयर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। और ये वाला क्या है कि यहाँ पे नोट दे दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सुपरवाइज। तो ये वाला सही हो गया। अगला है ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। एंड नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। अब यहाँ पे भी नोट दे दिया तो ये भी गलत। बी आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन हैं ये थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही तो फ़ायदा है, ये आपको मालूम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू एंड विच द मैटर डायरेक्टली एंड substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties is called। तो 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा रेस जुडिकेटा। सेक्शन 11 देखना CPC का, बहुत ही डिटेल में दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है।
तो इसमें क्या होता है कि पहले ही डिटरमाइन हो चुका होता है जो वाद है, तो सेम चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए रेस जुडिकेटा है। अगला क्वेश्चन है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is of the age of majority according to the law, who is sound mind, who is not disqualified from contracting by any law, and all the above। 73। अब देखोगे सही लग रहे हैं पढ़ने में तीनों ही, कि साउंड माइंड का है, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगला है कि डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है कोई लॉ में। फिर कह रहा है कि हु इज़ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो तीनों ठीक लग रहे हैं, ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 11 सेक्शन भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सब। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 को लगा लेना, यहाँ पे डिटेल से देख लेना उसको। अब इससे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिनमें आपको टाइटल ही देखना पड़ेगा, और कुछ सेक्शन ऐसे जिनसे आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अब आप देखोगे क्वेश्चन, यहाँ देखोगे तो जैसे रेस जुडिकेटा वाला टाइटल से पूछ लिया, और ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद नॉलेज इज गिवन इन, कहाँ पे दिया है ऐसा? ये दिया है सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो सब सेम लगेगा, 103, 4, 5, 6 ऐसे दे दिया इन्होंने तो लाइन से, इसलिए क्वेश्चन जरूरी है। सेक्शन 106 IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ नॉलेज बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। अगला है कोर्ट में इशू ए कमीशन अंडर सेक्शन 75 ऑफ CPC। तो 75 में क्या रिलेटेड है? टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू मेक पार्टीशन, ऑल द अबव। तो आंसर है यहाँ पे ऑल द अबव। जब आप 75 को पढ़ोगे सेक्शन को, इसमें पावर दी गई है यहाँ पे, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, तो उसमें आपको 5-7 कंडीशन दी गई हैं, तो उन्हीं में से 3 कंडीशन ये यहाँ रखी गई हैं। तो यानी ये वाला सेक्शन आपको डिटेल से देखना है। टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, टू मेक ए पार्टीशन, to hold a scientific, technical or expert investigation, to conduct a sale of property which is subject to speedy and natural decay and which is in the custody of the court pending the determination of the suit, and to perform any ministerial act। अगला है द प्रोविजन ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 शैल नोट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होगा? तो टू एनी प्रीमिसाइज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज गिवन इन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज गिवन इन, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन 15 ऑफ SRA। SRA का जो 15 सेक्शन है वो देखेंगे, वहाँ लिखा गया कि पर्सन हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो ये मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 इट अमेंडेड द लॉ रिलेटिंग टू रेप, मर्डर, थेफ्ट एंड एक्सटोर्शन। तो 2018 वाला है, ये रेप से रिलेटेड है। As per the statement of object and region of Criminal Law Amendment Act 2018, it amended the law relating to rape. Not anyone who commit the offence of rape shall be punished for the minimum period 10 years. Earlier it was for 7 years. If any person rape a girl who is below 16 years of age, shall be punished for a minimum period of 20 years. तो ये amendment हुआ था। Next है principle of estoppel is, देखो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, एस्टोपल वाला। कैसे? 2 तरीके से पूछते हैं इसको, एक पूछते हैं कि रूल ऑफ इक्विटी वाला पूछते हैं,
तो उसमें भी एस्टोपल आंसर। अब यहाँ पे पूछ लिया प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, तो यहाँ रूल ऑफ इक्विटी आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अब आप बैठ के जैसे 2 घंटे ना, 2 घंटे भी क्यों, आप 8 घंटे 10 घंटे भी बैठ के बुक लेके बैठे हैं आप, तो भी वो इतना फ्रूटफुल नहीं है जितना आप 2 घंटे बैठ के एक कोई पेपर को सॉल्व करते हैं। चाहे पेपर आपको नहीं आता, आप उसके आंसर देख सकते हैं, आंसर गिवन होते हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है बजाय कि आप बस बुक लेके बैठे हैं, उसमें से आपको 10 सेक्शन भी याद नहीं हुए हैं। इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जिससे अगर आप लाइटली भी उसको देख रहे हैं तो आपको 50 क्वेश्चन आराम से याद रह जाएंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है द शेड्यूल फॉर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डिवाइडेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिवीजन, 3 डिवीजन में डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज called as executive magistrate, notice judge, called as district magistrate, and none of the above। आंसर यहाँ पे होगा आपका बी। सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी, उसमें दिया कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट, तो वो जज नहीं होता, इज नॉट ए जज। तो इस तरीके से आपको सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पता चल रहे हैं। अब जैसे आईपीसी के 5-10 सेक्शन पता चल जाएंगे, इस पेपर में सीपीसी के पता चल जाएंगे, तो ये हेल्प करता है। फिर अगला है कि द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड। 82 का क्वेश्चन है, देखो ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या लीज बोलेंगे, मोर्टगेजी बोलेंगे, प्लेस बोलेंगे या गिफ्ट बोलेंगे, तो गिफ्ट आंसर होगा। सेक्शन 122 देखना टीपीए का, गिफ्ट की डेफिनेशन दी है वहाँ पे, और ये जो दिया गया है ये वहाँ पे डेफिनेशन दी गई है गिफ्ट की। अगला है ए लेट्स ए फॉर्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 miles in an hour, क्या लीज वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। सेकंड है द लीज इज वैलिड, थर्ड है द लीज इज वॉइड, एंड फोर्थ है द लीज इज नाइदर वैलिड नॉर वॉइड। तो इस तरीके की जब कंडीशन लगा के देता है तो लीज है वो वॉइड होती है। 84 का क्वेश्चन है कि विच इंजेक्शन में बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ ए पर्सन वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, तो 84 के में हो जाएगा यहाँ पे परपेचुअल इंजेक्शन। सेक्शन 38(1) of Specific Relief Act, subject to other provision contained in or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication। अगला है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट। पहला है ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड, ए मेयर राइट टू स्यू कैन बी ट्रांसफर्ड, ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एंड ए एंड बी अबव। 85 का जो है वहाँ पे टीपीए का सेक्शन 6 बात करता है कि ए पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नोर कैन द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल, सी आंसर हो जाएगा। अगला है ए डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड नोट बाय द कोर्ट विच पास्ड इट, not by the court to which it is sent for execution, either by the court which passed it or by the court to which it is sent for the execution by the appellate court, तो सी है ये आंसर होगा यहाँ पे। डिक्री है उसको जो कोर्ट है जहाँ आइदर बाय द कोर्ट विच पास डेट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है या फिर जिस कोर्ट में इसको भेजा गया है एग्जीक्यूशन के लिए उसके द्वारा।
तो देख सकते हैं एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन डिक्री से पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट द फॉलोइंग लॉ शैल स्टैंड रिपील्ड। 87 के में आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो ये महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस के लिए काम का है। नेक्स्ट है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू द सूट अपील एप्लीकेशन बी एंड सी अबव। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा हमारा डी, बी एंड सी अबव। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, अपील और एप्लीकेशन से डील करता है ये। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर, यहाँ पे गिवन है 21 ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीपीसी the CPC 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। अपील एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि ए एक ट्रेडमैन है, लिव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट करता है उस गुड्स को कि वो मेरा है, तो बी इज नॉट बाउंड टू पे ए फॉर देम, बी इज बाउंड टू पे ए फॉर देम, बी वुड से दैट गुड्स आर बैड, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे सिंपल सा है, देखो अब आप क्या आंसर दोगे इसका। अब बी ने उसका ए का सामान ऐसे रख लिया कि मेरा है, तो 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन है कि हाँ भाई बी ने बोलने से क्या हुआ, बी बाउंड है कि उसको ए को पे करना पड़ेगा उसके लिए, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है कॉमन सेंस से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी ए वारंटी, गारंटी, एग्रीमेंट, बी एंड सी अबव। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा 90 में वो होगा वारंटी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 12 बात करता है कि स्टुपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी ए कंडीशन और ए वारंटी। अगला क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स इज, तो उनको क्या बोलेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे या प्राइवेट डॉक्यूमेंट बोलेंगे या फिर लीगल डॉक्यूमेंट बोलेंगे या नन ऑफ द अबव, तो इनको बोलेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पहला है डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ द फैक्ट्स और of the sovereign authority or of official bodies and tribunals and or of public officers, legislative, judicial and executive or any part of India or the Commonwealth or of foreign country or public record kept in any state or private documents। तो 5 कंडीशन दी गई हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट may record any confession or statement made to him in the course of an investigation। तो रिकॉर्ड कर सकता है एनी कन्फेशन को, कौन से सेक्शन के अंदर, यहाँ पे सेक्शन नंबर 164। सेक्शन 164 1 ऑफ CRPC, any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। अगला क्वेश्चन है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that order to such act or absistence, he is said to make a promise, he is said to make an agreement, he is said to make a proposal, none of the above। 93 का आंसर होगा he is said to make a proposal, क्योंकि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका सेक्शन नंबर 2A, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of
that order to such act or subsistence he is said to make a proposal। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चेंज नहीं हो सकती, जो हैं वो हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नो सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 शैल बी ब्रोट after the expiry of 6 months from the date of disposition, after the expiry of 6 months from the date of dispute between parties, after the expiry of 1 year from the date of disposition, and none of the above। तो 94 के में आंसर होगा ए। एसआरए का जो सेक्शन 6 है उसको आप पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया गया है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रोट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं ला सकते हैं, ये भी दिया है वहाँ पे। अगला है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर 12 ईयर फॉर ए लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम ए टेनेंट कब से स्टार्ट होता है? when the tenant refuse to hand over possession, when the tenancy is determined, when the tenant stops to pay payment, none of the above। तो यहाँ पे जो 95 में आंसर हो जाएगा कि जब से टेनेंसी डिटरमाइन होती है तब से ही वो स्टार्ट हो जाता है पीरियड। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लिमिटेशन एक्ट का 67 नंबर सेक्शन जो है लिमिटेशन एक्ट, उसमें दिया गया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन बाय लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजीशन फ्रॉम ए टेनेंट इज 12 ईयर्स फ्रॉम द पीरियड व्हेन द टेनेंसी इज डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी 1973 कहाँ तक एक्सटेंड करती है? दिया है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द होल ऑफ इंडिया, ओनली सम पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल द अबव। अब द होल ऑफ इंडिया जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन 1 और 2 में गिवन है सीआरपीसी में कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये जम्मू कश्मीर वाला था, ये 2019 के उस एक्ट से हटा दिया गया है। 97 का है विच ऑफ द फुल, अगर इसमें डिटेल से पूछ लेते तो जैसे नागालैंड और कुछ एरिया जो असम के ट्राइबल एरियाज दिए हैं उन पे नहीं लागू होता, पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना होता है, तो भी आंसर है। 97 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखने में इतने बड़े लगते हैं कि इनको लास्ट में देखना चाहिए इन क्वेश्चंस को, और पर ये बड़े लगते हैं लेकिन ये इजी होते हैं। अब पूछा कि इनकरेक्ट कौन सा है, देखो वेदर द डिसएबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इंस्टीट्यूट द सूट विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउडेड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड। नेक्स्ट है कि वेयर once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it। Next, in computing the period of limitation for any suit, the day from which such period is to be reckoned shall not be excluded। In computing the period of limitation for an application to set aside an award, the time requisite for obtaining copy of award shall be excluded। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, क्योंकि सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट का, वो बात करता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, और यहाँ दिया है शैल नोट बी एक्सक्लूडेड। तो इनकरेक्ट ही पूछा है हमें, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। तो 98 का जो आंसर है वो हमारा होगा सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको देखना, इसमें दिया है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोerसन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, फ्रॉड एंड डिफाइंड इन 17, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड इन 18, एंड मिस्टेक इन subject to the provision of section 20, 21 and 22। Consent is said to be caused when it would not have been given but for the existence of such coercion under influence, fraud, misrepresentative or mistake। तो फ्री कब बोला जाएगा, आप देखो ये भी कॉमन सेंस का आंसर है।
अब 99 में है, एनी अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इफ द अपीलेंट satisfy the court that he is ready to pay additional court fee stamps and he had sufficient cause for not preferring the appeal, A and B above and none of the above. 99 के में आंसर हो जाएगा if he had sufficient cause for not preferring the appeal. लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 5, any appeal or any application other than an application under any of the provision of the order 21 of the CPC 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring that appeal or making the application within such period. तो सेम ही जो सेक्शन है उससे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए हैं, तो ये आंसर हो गया। अगला है 100 का, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a agreement, contract, promise, agreement to sell. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, proposal is said to be accepted. तो एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो प्रोमिस बन जाता है, सी आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 100 थे, लेकिन आप मान सकते हैं कि हमने जैसे 100 क्वेश्चंस जो हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, वो हमने यहाँ पे देखे। आप इसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, जिससे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन को, जुडिशरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम वहाँ देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।